दिस इज इक्वल टू, अगर मान लो हम W काम करते हैं, ठीक है, W काम करते हैं कितने टाइम में, T टाइम में, ठीक है। सो W अपॉन T, दिस विल गिव यू द रेट ऑफ वर्क डन इन दिस मच टाइम, ठीक है। यह है शक्ति, शक्ति का मात्रक लिख लो। शक्ति का मात्रक होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, जूल सेकंड। वॉट, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखो मशीनों की जो शक्ति है, ठीक है, जो जैसे हमारी मशीन्स हैं, ठीक है, जैसे मशीन का मतलब जैसे हमारे गाड़ियों का इंजन होता है, दैट इज ऑल्सो एन मशीन, एंड व्हीकल इज एन मशीन, ठीक है। और इंडस्ट्रीज में जैसी मशीन्स लगी होती हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं, कोई भी मशीन है छोटी बड़ी, ठीक है, तो उसकी जो पावर है, ठीक है ना, मशीन का काम क्या होता है, काम करके देना, ठीक है। अब जैसे इंजन है, इंजन इज एन मशीन, गाड़ी का इंजन है, तो गाड़ी का इंजन क्या करता है, कार्य करता है, कार्य क्या होता है, F इंटू डी, वो क्या देता है, फोर्स देता है आपकी व्हीकल को ड्राइव करने के लिए, और डी क्या, डिस्प्लेस होती है व्हीकल उसकी वजह से, ठीक है। दैट इज द वर्क डन बाय दैट इंजन। तो उसकी रेट क्या है, ठीक है, वो हो गया उसकी पावर इंजन की, ठीक है, कि किस रेट से वो आपको काम करके दे रहा है, दैट इज पावर। तो इन इन द केस ऑफ मशीन्स, मशीनों के केस में जो शक्ति है हमारी, उसको मापा जाता है हॉर्स पावर में। हॉर्स पावर लिखो, हॉर्स पावर, HP, ठीक है। एक चीज और लिख लो, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 760 वॉट्स। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 760 वाट, सॉरी 60 लिखवाया पावर मैंने, की 46, 46, 46, सॉरी 46, 746 वॉट। पावर किसका यूनिट है? पावर किस चीज, पावर यूनिट कैसे हो सकता है, ये आपने बोला पावर कुछ यूनिट हॉर्स नहीं है, पावर। पावर कोई चीज है, पावर यूनिट थोड़ी ना, यूनिट तो वो है जिसमें हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, पावर का यूनिट है आगे, पावर कोई यूनिट नहीं है, पावर क्वांटिटी है, भौतिक राशि है पावर, ठीक है ना, भौतिक राशि है पावर। वर्क डन इन अ पर्टिकुलर टाइम, रेट ऑफ गेटिंग वर्क डन, W अपॉन T, ठीक है, ये है पावर, इसका यूनिट है वॉट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। एक एक वॉट किसके बराबर होगा सर? यार ऐसे ना कन्वर्जन, अब तुम ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, कन्वर्जन को आपको कन्वर्जन नहीं पूछेंगे उसमें, ठीक है ना। अब इसकी अलग अलग कन्वर्जन है, आपने किस में करना है, ठीक है, आपने डेका में करना है, हेक्सा में करना है, ठीक है। तो 1 वॉट की अलग अलग डेफिनेशन हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब या तो तुम प्रॉपर क्वेश्चन पूछो कि 1 वॉट कितने इसके बराबर है, ठीक है। अब इस तरह से वो वाला आपके काम की चीज नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट होगा, पूछेंगे आपको, है नहीं वो, ठीक है। कन्वर्जन बहुत सारी है वॉट की, वैसे वॉट को जिन मर्जी चीजों में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। वॉट को हॉर्स पावर में कर लो, ठीक है, हॉर्स पावर में तो आ गया कितना, 746 वॉट होता है एक हॉर्स पावर का। वैसे ही दूसरी यूनिट्स जूल में कर लो, ठीक है, या इसी में कर लो वॉट को, फिर वॉट के भी जो छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है, उनमें कर लो, लेकिन नहीं आता है आपको उतना। नेक्स्ट चीज लिखो, किलोवाट घंटा, KWH, किलोवाट, किलोवाट घंटा, KWH, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा या सेकंड, दूसरा दिस इज वॉट आवर ना, वॉट आवर, वाट घंटा या किलोवाट घंटा, ठीक है। लिखो ये क्या होता है, जो 1 वाट घंटा है, लिख लिया। वीडियो ऑफ करके बैठे हो, मुझे पता नहीं चल रहा तुम्हें समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर मैं फिर तुम्हें वापस करके बताया नहीं करूंगा, फिर मैं करवाया करूंगा यहाँ पे, तुम बोलते रह जाओगे वहां से, ठीक है। चलो नहीं करना, ठीक है, लिखो फिर, ठीक है। वॉट आवर देखो क्या होता है, वॉट आवर, 1 वॉट आवर इज इक्वल टू, लिखो इसको, 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स के बराबर, 3600 जूल, ठीक है। 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल, 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा, ठीक है। वेयर किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, किलोवाट घंटा होता है, लिखो 3.6 किलोवाट घंटा, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, 10 पावर 6 जूल, ठीक है। दिस इज किलोवाट आवर,
ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। ये हो गया आपका ऊर्जा। इसके बाद आ गया शक्ति हुआ ये, ठीक है। और ये जो वाट घंटा और किलोवाट घंटा है, ठीक है, ये दोनों किसके हैं? कार्य या ऊर्जा के मात्रक हैं ये, या कार्य या ऊर्जा के मात्रक हैं ये, वाट घंटा या किलोवाट। ठीक है, नेक्स्ट चीज लिखो ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा देख लो, उसको ऐसे लिख लो, ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका क्या है? जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी भी देख लो, दो तरह की है। ठीक है, कौन कौन सी है? ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। काइनेटिक एंड पोटेंशियल। हाँ, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? क्या होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देखो, किसी वस्तु की गति के कारण उस वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। लिखो, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण उस वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं स्थितिक ऊर्जा। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कोई वस्तु जब रेस्ट की स्टेट में होती है तो ड्यू टू द पोजीशन ऑफ दैट, उस वस्तु की पोजीशन के कारण, ठीक है, उसकी स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिक ऊर्जा। अब इसके लिए एक्सप्रेशन देख लो। काइनेटिक एनर्जी जो है, मान लो कोई वस्तु m मास की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होगी? उसकी गति की वजह से। तो m मास की कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और जो v वेलोसिटी से क्या कर रही है? गति में है वो, ठीक है, गतिज ऊर्जा इन मोशन, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। तो इन दैट केस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और थिंग वट एवर इट इज होगी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। लिख लो इसको, हाफ एम वी स्क्वायर, वेर एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हो गया। दूसरा लिखो फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है। अब इस केस में क्या है, वो वेरी नहीं, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा अपना, उसकी स्थिति के कारण जो एनर्जी होगी दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? किसी वस्तु का मास m है, ठीक है, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से उसको जितना एक्सेलरेट हो रही है वो बॉडी, ठीक है। अगर उसको मान लो यहां से, जैसे ये सरफेस है, अर्थ सरफेस, ठीक है, यहां पे कोई चीज है, ठीक है, उसको क्या लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है? हम पृथ्वी की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होती है कोई भी चीज, ठीक है, पता ही है ना, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक है, तो इफ दिस इज द हाइट, ये हाइट h है, ये इस वस्तु का मास m है, ठीक है, एंड दिस इज g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg इंटू h। इन दो चीजों को लिख लो, mgh एंड हाफ mv स्क्वायर, mgh एंड हाफ mv। ठीक है, अब ये जो g है, ठीक है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण। लिखो, गुरुत्वजनित, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको, गुरुत्वजनित त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? एक्सेलरेशन। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है सर जी की वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक कंसेप्ट और देख लो आज। अब हम बात करेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लिखो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम।
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखो क्या है। जैसे मान लो कोई दो वस्तुएं हैं, दिस इज ए, ठीक है, दिस इज बी, ठीक है, दे आर एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज आर। इफ ए इज हैविंग द मास m1, ठीक है, एंड बी इज हैविंग द मास m2, ठीक है, अगर ए का द्रव्यमान m1 है, बी का m2 है, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाली जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, दैट इज गिवन बाय द न्यूटन्स लॉ। समझ गए, समझ गए। दो ऐसी वस्तुएं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या, पृथ्वी पर हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को याद रख लेना, सिंपल, दिस इज द, यहां पे m1 m2 मास है, m1 A का, m2 B का, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और g क्या है यहां पे, इसको लिखो, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है, जी को इसको हिंदी में कहते हैं, लिखो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको कैपिटल जी को। ठीक है, वो नहीं है, स्मॉल जी और कैपिटल जी अलग अलग है। ठीक है, स्मॉल जी क्या है आपका, गुरुत्वाजनित त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वेयर दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू लिखो 6.67 इंटू जी की, कैपिटल जी की, स्मॉल जी की मैंने बता दी, कैपिटल जी की वैल्यू पूछी जाती है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। -11 यूनिट छोड़ो, यूनिट तुम्हें नहीं भी याद रहेगी, कोई बात नहीं। 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, समझ आ गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ठीक है, न्यूटन का लॉ क्या है। ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या फर्क है, ये बस कांस्टेंट है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये त्वरण है, गुरुत्वाजनित त्वरण, स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी है, जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, यहां पे कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो यहां से, जब जैसे मान लो पेड़ पर कोई चीज लगी है, सेब लगा है पेड़ पे, ठीक है, वहां से वो क्या करेगा, गिरेगा। अब जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा, रैपिड चेंज। ठीक है, और यू विल से continuous change in the speed or the velocity of that object when it is heading towards the, when it is falling towards the earth surface। ठीक है, क्योंकि यहां से उसको क्या लग रही है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कोई अभी पृथ्वी की अभिकेंद्र की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इसकी स्पीड में क्या, वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, त्वरण, बताया था मैंने, त्वरण। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। सर ये जी क्या होता है सर? कौन सा जी, स्मॉल जी कैपिटल जी? स्मॉल जी। स्मॉल जी ये नहीं समझाया मैंने यहाँ पे। अच्छा सर। अरे भैया, जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हाँ, जैसे इस पेन को, जैसे मैं अगर यहाँ से फेंकूं ना अभी, ठीक है, समझ रहे हो, इस पेन को अगर मैं फेंकूं तो ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये एक स्पीड में नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी स्पीड यहाँ कम होगी, यहाँ बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था गाड़ी का, गाड़ी के एक्सेलरेटर से। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, तो इस वजह, और वो चेंज क्या है, अब कोई भी एक्सेलरेशन है, अब कोई एक्सटर्नल एक्सेलरेशन है, जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर है, तुमने उसको दबाया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो वो है एक्सेलरेशन, उसको डिनोट करते हैं ए से। इसको जी से क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर मैं इसको, जैसे अब गाड़ी में तो हमने उस पर एक्सटर्नल वर्क किया ना, हमने पैडल से उसको, इंजन से उसको पावर मिल रही है, लेकिन इसको जब मैं यहाँ पे अगर यहाँ छोड़ दूं तो इसको कौन चीज खींच रही है अपनी तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल।
ठीक है। तो इसको ये जो इसमें Yes. त्वरण आया ये किसकी वजह से आया? इस फोर्स की वजह से जो उसको गुरुत्व। धरती से लग रही है, ठीक है ना, गुरुत्व की वजह से, Yes, sir. ठीक है। तो इस वजह से दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ गए? Yes, sir. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट हुआ ये किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। लेफ्ट ही कर दी मिस्टेक। सर इसमें एक टॉपिक है सर, आर्किमिडीज का नियम, सब वो समझा दो सर एक आर्किमिडीज बार। का फ्लोटिंग सिद्धांत, ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कर लेते हैं। हाँ वही कर लेते हैं आज। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था बेसिकली, इसको कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन या तैरने का नियम भी कहते हैं इसको, ठीक है। आर्किमिडीज ने बेसिकली बताया था, ठीक है, कि जैसे ये मान लो कोई बाथ टब है, इसमें क्या है, ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसमें किसी चीज को रखते हैं, किसी चीज को डालते हैं, तो ये क्या करेगा, अभी ये यहां तक टिप तक भरा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर हमने कोई चीज डाली तो इसमें से ये पानी क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जब हम किसी चीज को डालेंगे, ठीक है, तो यहां से पानी क्या होगा, यहां से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बाहर निकलेगा। ठीक है ना, बाहर की तरफ निकलेगा। जैसे कोई भी चीज है, तो जैसे बाल्टी होती है, पानी की बाल्टी है, ठीक है, वो तुमने पूरी भर दी, फिर तुमने उसमें हाथ डाला, तो उसमें क्या होता है, पानी बाहर आता है उससे, ठीक है, एक चीज। तो ये जो पानी बाहर आएगा ये कितना होगा, ठीक है, ये बताया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड आउटसाइड द बाथटब, ठीक है, शुड बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द वेट इनसाइड दिस बाथटब, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखवाता हूं, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन लिखो इसकी, फिर देखो। जब वस्तु किसी द्रव में तैरती है, जब वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए, जब कोई वस्तु द्रव में तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, जैसे इसमें कोई चीज हमने डिप करी, ठीक है, तो इसमें से जितना वाटर डिस्प्लेस होगा, ठीक है, वो उतना ही डिस्प्लेस होगा जितनी वेट की चीज आप इसमें आप डालोगे, ठीक है ना। द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वेट एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस फ्लूइड, ठीक है। इसके सरफेस पे जितने वेट के आपने, जैसे आप मान लो खुद बैठ गए, ठीक है, तो उसके प्रोपोर्शनल यहां पे क्या होगा, उतना पानी बाहर आएगा, ठीक है। वेट के बराबर नहीं, ठीक है, समझो इस चीज को। वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ये तो एक चीज है, ठीक है। लेकिन मैं जो दूसरी चीज बता रहा हूं कि कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, ये तो ऐसा है कि जितनी वेट की वस्तु होगी उसको जब हम इसमें डिप करेंगे, ठीक है, तो इसमें डिप करने पे उस वस्तु का जो वेट होगा, ठीक है, उसका जो वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ यहां से, ठीक है, जितना यहां से बाहर निकला उसके भार के बराबर इसका भार होगा, ठीक है। ये है आपका तैरने के नियम। जब इसमें किसी वस्तु को हम डुबाते हैं, देखो वही वाली चीज, ठीक है, इसमें जब हम किसी वस्तु को डुबाते हैं तो इसमें क्या है, कोई भी द्रव है उसमें दो टाइप्स की फोर्स लगेंगी जब आप उसमें कोई चीज डिप करोगे। एक है जो आपने वेट इस पे डाला, ठीक है, जो भी चीज आपने डाली उस वस्तु का भार लगेगा कि नहीं लगेगा द्रव पे, यस यहां पे भार पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज इसका प्लावन बल, ठीक है, क्योंकि पानी क्या है, पानी जो है एक थ्रस्ट बोलते हैं इसको, वाटर थ्रस्ट, ऊपर की तरफ को फोर्स एक्सर्ट करता है नीचे से, समझे बात को, ठीक है, थ्रस्ट एक्सर्ट करता है। तो उसकी वजह से क्या है, देखना आप जब भी पानी में जब कोई नीचे जाते हो ना, ठीक है, तो एक ऊपर को
अप थ्रस्ट लगता है, ठीक है, उसकी वजह से बॉडी क्या हमारी ऊपर ऊपर आती है, ठीक है, तो इस दिस इज कॉल्ड अप थ्रस्ट, ठीक है। इसको हिंदी में इसको बोलेंगे द्रव का उपलावन बल, ठीक है, अप थ्रस्ट लिख लिया मैंने इसको, द्रव का उपलावन बल, ठीक है, द्रव का उपलावन बल। तो अब इसमें दो केसेस हैं, देखो देखना ध्यान से। अब जैसे मान लो जो वस्तु तुमने डिप करी उसका भार है W और इसका जो अप थ्रस्ट लग रहा है दैट इज W1। अगर तुम्हारा जो W है, ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज डिप्ड इनसाइड दिस वाटर और लिक्विड वट एवर इट इज, दिस इज ग्रेटर देन द W1, ठीक है। अगर इसका भार इस जो इसको ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है पानी में, ठीक है, इसके भार से ज्यादा होगा, इन दैट केस वस्तु डूब जाएगी, समझे बात, ठीक है। और इसका उल्टा, इफ W1 इज ग्रेटर देन W, ठीक है, ये साइंटिफिक कंसेप्ट है, ये तुम्हें ऐसे देखना पड़ेगा। देखो अब मुझे पता है तुम्हें इतना आइडिया नहीं लग रहा है कि हो क्या रही है ये चीज, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा ऐसे ही है। वीडियो रुक गई है, ठीक है। इफ W1 इज ग्रेटर देन W, अब इसकी जो अप थ्रस्ट है पानी की, ठीक है ना, अभी के अंदर कुछ बोलते हैं इसको, अप थ्रस्ट को उत्प्लावन बल भी बोलते हैं, एक चीज और बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो अप थ्रस्ट है, अगर ये वाली फोर्स, ठीक है, इफ इट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन दैट केस वो वस्तु तैरेगी, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं, लेकिन ये आपको नहीं पूछेंगे, आपसे जो पूछेंगे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ये कौन सा नियम है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन भी है उसमें से एक वो है, ठीक है। अब जैसे आपने उसकी बात करी पानी के जहाज की, ठीक है, तो पानी के जहाज को कितना सरफेस मिला होता है उस पे, समंदर पे लार्ज सरफेस, टेस्ट मेम्ब्रेन, ठीक है ना, उस पे आप एक सुई रखोगे तो उसको वो डूब जाएगी, ठीक है। इसके वेरियस फैक्टर्स हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, अगर है तो मैं इसमें देख लूंगा, क्वेश्चंस में ढूंढ लूंगा, मैं करवा दूंगा तुम्हें मैं ये वाला क्वेश्चन, इसकी टेंशन नहीं लो। लेकिन तुम फिलहाल इतना अगर याद रखो कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू the weight of the object dipped inside that pot.